2017 से लगा कर के 2024 तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी एक साथ मैंने सबमिट किया है। आपको सब एक बार सुन लेना है बस। पूरे टोटल 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। मैं खुद इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगी, कुछ प्रीवियस ईयर से, कुछ सीरीज़ से, कुछ सर के सजेशन से, सभी टोटल मिक्स करके आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सलाह दूँगी। अगर आप लोगों का मर्ज़ी हो तो आप लोग पढ़ लीजिए, मीन्स याद कर लीजिए, सिर्फ एक बार, 2 बार सुन लीजिए बस याद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और मैं उठ गई थी 6 बजे। तो मैंने नाइट में थोड़ी देर देखा था क्वेश्चनों को, सब एक साथ सबमिट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो संस्कृत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को बता दें। 2017 से लगा कर के 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने इसमें और बुक से रफ से मैंने लिखा है। इसमें तो मैं सोच रही हूँ कि ये तो पहले लिखा था, लेकिन कल जो मैंने देखा, जो भी क्वेश्चन रह गए थे, वो सभी मैंने एक साथ सबमिट कर लिया है। और मैं चाहती हूँ कि एक साथ मैं बोलती जाऊँगी, आप लोगों को सिर्फ 1-2 बार सुन लेना है बस। और जब आपको प्रिपेयर करना है तो सीरीज़ या जो भी आपके पास होगी, अगर आप कहीं कोर्स परचेज़ किए हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको सुनना है एक बार अच्छे से। क्या पता आपका रिवीजन हो जाए और क्या पता क्वेश्चन जो पढ़े हैं आपके और वो पेपर से रिलेटेड हो जाएँ, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पूरे टोटल 100 क्वेश्चन है। और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मेरे चेहरे पे स्वेलिंग दिख रही है। कल से मैं जब रात में आई हूँ, मैं बता रही थी कि मैं अभी पेपर देख रही हूँ और उसके बाद जब सो के जगी ना, तो सुबह मतलब वही मॉर्निंग 2-3-4 बज रहा था, तो मुझे बहुत भारी सा लग रहा है सर। लेकिन अब पढ़ना तो है ही है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन भगवान जी ये अच्छे जितने भी निपट जाएँ, पेपर हो जाए अच्छे से, बस उसके बाद दवाई वगैरह ले लूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी दवाई चल रही है और मेरा मुझे एडमिट होना है। डॉक्टर ने बताया था, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह भी लगेंगे 4-6-7, तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। अभी को लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बस उसमें कहीं जाने में दिक्कत होगी। कहीं फँस जाए तो निकल जाए, दिक्कत होगी, इसलिए भी लगवा नहीं रही हूँ। घर पे रहूँगी तो लगवा लूँगी, क्योंकि घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं बात करूँगी संस्कृत सब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छे से सुनना है प्लीज़। एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं खुद ही नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों उसके स्वरों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। हाँ वर्ण का उच्चारण स्थान, हाँ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो किससे उच्चारण होता है? कंठ से, दंत से, मूर्धा से, तो इसमें सही है कंठ। जो हा शब्द है वो कंठ से उच्चारण होता है। बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप जो है, बालक बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतलब जो बालक है इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखना होगा। तो इसमें लिखा है बालकाय। क्या लिखा है? बालकाय। बालकाय को लगाना है। अगर चतुर्थी विभक्ति पूछ ले, किसी का भी नाम, बालक की जगह पे किसी का नाम आ जाए, तो उस तरीके से आपको लिखना है। महेश्वरम में संधि है। महेश्वरम में संधि कौन सी है? गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है। तो महेश्वरम में संधि जो है वो है वृद्धि। कौन सी है? वृद्धि। अगर महेश्वरम पूछ ले, कहीं आ जाए क्वेश्चन, तो वृद्धि लिखना है। दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या हुआ? दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप जो होगा वो पश्चिवा होगा। क्या होगा? पश्चिवा। पश्चिवा। लास्ट में 2 बिंदियाँ लगी हैं। की, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो टिक करना है। फ्रेंड्स मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे। जा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है, जैसे मतलब जैसे जो जहाज जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है तालु से। जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। पावक में संधि जो है, वो पावक में संधि जो है अयाधि संधि है। ठीक है? मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सिर्फ आप लोगों को सुनना है, तो चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगी, बस वो जो सही है वही बोलूँगी, ओके? अब अभ्वाह धातु में पुरुष एक वचन है। अभ्वाह धातु जो है, जो पुरुष का पूछा जा रहा है, कौन सा वचन, मध्यम या उत्तम या प्रथम? तो फ्रेंड्स अभ्वाह धातु जो है, अभ्वाह धातु में रूप, धातु रूप में पुरुष जो है उसका कौन सा वचन है? तो वो है मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। प्रायः ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये हटा देती हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन भी रॉन्ग है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर की मैं बोल रही हूँ, ठीक है? सब लिखे हुए हैं। टा का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग,
कटा हुआ था यहाँ पे। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? ये है विद्यालय, ना कि बालक, ना कि नदी, ना कि एतत्। नपुंसक लिंग जो है वो विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय से अलग है, बालक भी एतत्, नदी अलग है। रमेशा में कौन सी संधि है? तो रमेशा में गुण संधि है। ठीक है, अब मैं इसको अगर बताऊंगी कि गुण संधि कैसे है नाम का, तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना है, बाकी अगर नहीं समझ में आता तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी थ्योरी, क्योंकि वो जो अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है 2017 से 24 तक जितने आए हुए सभी अच्छे से। राजपुरुष समास जो है, राजपुरुष समास जो है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। राजपुरुष तत्पुरुष समास। छा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। छा से छतरी जो होता है, छा से छतरी, तो छा का उच्चारण तालु से होता है। पावक का संधि विच्छेद जो है वो है प अका, प। ठीक है। नदी शब्द का चतुर्थ, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, क्या बनेगा? नदी शब्द जो है उसका चतुर्थी विभक्ति जो चतुर्थी एक वचन रूप बताइए, तो नदी का नदीवा होगा, नदीवा, नदीव, नदीवा। मतलब ए आय की जो मात्रा लगती है ना, जैसे ओ आओ, तो आओ की मात्रा लगती है ना, तो ऐसे इसमें नदीव, नदीवा। ठीक है। एकोनविंशति का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम अभी पढ़ रहे थे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। इसका मतलब होता है, अगर लिख के आप क्वेश्चन आ जाए कि एकोनविंशति का तात्पर्य क्या है, तो ये है 19। इकोनी, इकोन विंशत्या, विंशत्या। एक तो संस्कृत ना थोड़ा पढ़ने में ना लिखने में डिफिकल्टी ऐसे ही लगती है, क्योंकि आप पढ़ोगे कुछ और ऐसा लगेगा कि बोल कुछ और रहे हो, लेकिन ये संस्कृत ऐसे ही। तो एकोविंशति का तात्पर्य जो है 19 है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में समास जो है वो है अव्ययभाव समास। फिलहाल आप प्रतिदिन से याद रखो, प्रतिदिन में अव्ययभाव समास। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हिंदी रिलेट करके अगर पढ़ते हैं हिंदी से तो अच्छे से याद हो जाएगा। जा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से, जा से जहाज होता है उसको तालु से। आजीवन में समस्त पद में प्रयुक्त समास अव्ययभाव। आजीवन, आजीवन एक जो पूरा शब्द है उसका मतलब है कि समास कौन सा है, तो इसमें अव्ययभाव समास आजीवन है। अगच्छते रूप क्या है? अगच्छते जो है वो प्रथम पुरुष है। सर्वनाम शब्द जो है वो है, इसका सर्वनाम शब्द जो है इसको क्या बोलेंगे? पुस्तक में या अरण्य में या अंशुआ या सर्वेशु? तो सर्वेशु होगा इसका। नघा, नघा शब्द में प्रयुक्त विभक्ति क्या है? तो नघा शब्द में हो जाएगा प्रथम द्वितीय तृतीय। तो नघा शब्द में प्रयुक्त विभक्ति जो होगा वो होगा षष्ठी। क्या हो जाएगा? षष्ठी। ठीक है। अब आता है संस्कृत में भविष्यते काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में भविष्यते काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है? लट है, लोट है या लटी है? तो इसमें होगा लुटे लकार, लुटे लकार। ठीक है, लट नहीं, लुटे लकार। ठीक है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपर्युक्त को दोनों। इसे क्लियर कर लेती हूँ मैं, इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि उपयुक्त उपर्युक्त उपर्युक्त उपयुक्त इसमें लिखा है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप। तो शुद्ध रूप मीन्स है उपयुक्त। ठीक, उपयुक्त सबको लिखना आता है। इसमें लिखे हैं 4 ऑप्शन, उपयुक्त, 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 तो उपयुक्त सही होगा। संख्यावाची शब्द संख्यावाची शब्द सृष्टावती है। संख्यावाची शब्द सृष्टावती है। अंक का वाचक जो है वो है 96। बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें तो समझ भी नहीं आ रहा। कर्ता का इष्टतम कारक, कर्ता का इष्टतम कारक जो है वो है कर्म। ठीक है। अंका सर्वणे दीर्घ सूत्र, अंका सर्वणे दीर्घ सूत्र जो है दीर्घ संधि है। पावका में संधि जो है वो है अयादि संधि। पावका में संधि जो है अयादि संधि है। श वर्ण का उच्चारण स्थान दो दंत से हुआ है। और पंचवटी में समास जो है, पंचवटी में समास जो है वो द्विगु समास है। चौरभयमे में समास कौन है? चौरभयमे में समास जो है वो है तत्पुरुष समास। फिर है भयार्थ तथा रक्षार्थ धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग। भयार्थ तथा रक्षार्थ धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग जो हुआ है वो पंचमी विभक्ति का हुआ है। इस सब प्रीवियस ईयर के हैं इसलिए मैं छोड़ नहीं रही हूँ, सब बता रही हूँ। अहम बालक पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। अहम बालक पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन जो होगा वो होगा मया बालकः दृश्यते, मया बालिका दृश्यते। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ।
और उयमों में ओ के आगे बना, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये छोड़ती हूँ। ई वर्ड का उच्चारण स्थान, ई वर्ड का उच्चारण स्थान जो है वो है तालु से, ठीक है। पितृण में पद में कौन सी संधि है? पितृण में पद में संधि, पितृण में पद में कौन सी संधि है? तो पितृण में दीर्घ संधि होगा। शुद्ध या की, ये तो पता होगा क्योंकि इसमें लिखा है शुद्ध में 4 ऑप्शन, तो उसको आप देखेंगे तभी पढ़ पाएंगे। ज्ञाना बिना ममक्ति, ज्ञाना बिना ममक्ति। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति जो होती है वो है द्वितीय विभक्ति। कौन है? द्वितीय विभक्ति। इको यड़च्ची सूत्र, इको यड़च्ची चित्र सूत्र जो है वो है यड़ संधि। थोड़ा अटपटे लगते ना मुझे यही पढ़ने में, थोड़ा सा ऐसे संस्कृत ना बिल्कुल हिंदी, हिंदी तो बहुत ईजी है लेकिन संस्कृत में ना ये जो शब्द कहने को पड़ते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या जो है वो 2 है, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या 2 है। कौन से? ये थ्योरी से आप बताएंगे। चंद्रशेखर में समास जो है वो है बहुब्रीहि, क्योंकि नाम दिया है किसका। ध्वनि के काल समय में उत्पन्न भेद जो है वो है दीर्घ, ह्रस्व, प्लुप्त सभी। स्वर होते हैं अनुदात, अदात, स्वरित, उपयुक्त सभी। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद जो है वो है जिह्वा, कांठू, तालु, ये सभी। ध्वनि के अंततः व्यंजन होते हैं 4, अंततः व्यंजन होते हैं 4, उसमें व्यंजन होते हैं 4। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र जो है वो 14 है। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र जो है वो 14 है। संस्कृत में ध्वनि की कुल संख्या है 64, संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 21, संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं 25, संस्कृत भाषा में यम है 4, यम 4 है। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं 2, संधि के भेद हैं हल संधि, व्यंजन संधि, अचेय संधि या स्वर संधि, विसर्ग संधि, ये सभी है, ठीक है। उपेंद्र में संधि कौन सी है? उपेंद्र में मतलब गुड़, तो गुड़ संधि, यद्यपि इसमें संधि जो है वो है यड़ संधि। गंगा में संधि जो है वो अनुस्वार संधि है। पावक में संधि जो है वो आदि संधि है। द्वंद समास के भेद जो है वो है समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद, एक शेर द्वंद, ये तीनों है। फिर से बोल रही हूँ, द्वंद समास के भेद जो है समाहार द्वंद, इतरेतर इतरेतर द्वंद, एक शेष द्वंद, ये तीनों है, ठीक। बहुब्रीहि समास के भेद जो है वो है समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों। भ्रातरों में समास जो है एक शेष द्वंद समास है, एक शेष द्वंद समास है भ्रातरों में। विद्या धनमे में समास कौन सा है? विद्या धनमे में समास है रूप गर्मधारय समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद जो है 6 है। व्याधिकरण के तत्पुरुष के समास अगर आ जाए तो 6 लिखना है। दशा आनन यशा यश्या श समान विग्रह के बाद समझ में नहीं आ रहा क्योंकि संस्कृत है, इसको मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। बहुब्रीहि समास के भेद जो है वो है 2। शब्द बनते कौन से हैं? क्योंकि स्क्रीन होती तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेते, मैं बोल रही हूँ तो शायद आप लोगों को सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो। धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो 10 गणों में बांटा गया है धातुओं को संस्कृत में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए धातुओं को कितने गणों में बांटा गया है तो 10। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है 5। सह धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है तो श्रेयसी है, ठीक है, देख लेना। और दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? पश्चिया। दृश्य मैंने बताया था, अभी बताया शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सुना होगा, क्योंकि एक बार ये दोबारा रिपीट 3 बार हो चुका है। लभ धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप होंगे, वो होंगे लभांत में, ठीक है। अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन जो होंगे आश्वा होगा। कर्म कारक में विभक्ति होती है क्या? द्वितीया। कर्म कारक में कर्म कारक का चिन्ह जो है को है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो द्विकर्मों के लिए होता है, द्विकर्म धातु के लिए, मीन्स द्विकर्म। नवनवति शब्द जो है ये क्या है? ये 99 है, ऐसे आ सकता है और लोग कन्फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि इसमें 90 91 ऐसे लिखा है, 99 होगा, ठीक है। सहस्रमे का अर्थ कितना डिफिकल्ट है।
श्रम्य का अर्थ होता है हजार, संस्कृत में ऐसे लिखेंगे। राम कृष्णो शब्द में समास जो है द्वंद्व समास, त्रिलोकी शब्द में समास जो है द्विगु समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं श्रुतलेख, श्रुतलेख, ठीक है। कोई बात सुनकर आप लिख। संस्कृत में समास के भेद हैं। 5 उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। क्रिया धातु दोनों का उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कारयुक्त और गरिमापूर्ण, दोनों सही हैं। प्रत्यय होते हैं क्रंदित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रंदित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों हैं प्रत्यय। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं 3। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? गुरु होगा, गुरु, गुरु, ठीक है। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन जो होगा मुनिह होगा, मुनिह, ठीक है। नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति, नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति जो होगा इसका द्विवचन बताइए। चतुर्थ विभक्ति का द्विवचन बताइए तो होगा नदीम्ब्या, नदीम्ब्यामे, नदीम्ब्यामे, ठीक है। नदीम्ब्या, नदीम्ब्यामे, तो नदीम्ब्यामे सही है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होगा, अलग मतलब अलग करना किस चीज को, जैसे कहते हैं उससे अलग करना, तो उससे मतलब अपादान। नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? नारियल को नारिकेल में कहा जाता है। सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सेब को सेव में कहा जाता है। सरसों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सर्वस्पा कहा जाता है। सरसपा कहा जाता है। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 6 प्रकार की होती हैं संज्ञाएं, ठीक है। तो अब गुण संधि का सूत्र लिखिए, अगर आ जाए तो कैसे लिखना है? आधे गुण आधे, आधे गुण गुड़ा, आधे गुड़ा आधे गुड़। अति लघु के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इतने क्वेश्चन हो गए टोटल। ये मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता दिया है, इतने क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और प्रीवियस शेयर किया कहीं से भी, और इसको 1-2 बार सुन लेना, आप लोग याद हो जाएगा अच्छे से। और आशा करती हूँ आप लोग देखे होंगे, इन तक सुने होंगे, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग 1-2 बार सुन लो, आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो माइंड में याद हो जाएंगी। याद करने से मीन सुनने से चीज़ें याद होती हैं। और इस पे थ्योरी जो लिखना होगा, जैसे वाक्य बनाना होगा संस्कृत में, वो दोपहर तक वीडियो आएगा मेरा। अभी तो फिलहाल ये, और उसके बाद अभी संस्कृत कंप्यूटर और हिंदी को प्रिपेयर करना है, उसको देखना है। उस पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अलग से और अति लघु अलग से, सिर्फ अति लघु बताना है, लघु उत्तरी नहीं। अति लघु एक लाइन के जैसे आ जाए तो कैसे लिखना है, क्योंकि उसी में तो मेन होता है। तो ऑब्जेक्टिव अति लघु इतने आज ही सुबह से शाम तक तीनों वीडियो आ जाएंगे, और मैं खुद पहले इनको प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी अच्छे से। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।